अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग जो है वो इम्यूनो कर रहे थे। इम्यूनो में मेनली हम टी सेल्स का फंक्शन देख रहे थे। टी सेल के फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि सिग्नल 1 उन्हें जब मिलता है तो वो किस तरह से सारा प्रोसीजर चलता है। अब हमने जो देखना है वो सिग्नल 2 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 2 सिग्नल्स मिलते हैं टी सेल्स को, फिर टी सेल एक्टिवेट होते हैं और अपना परफॉर्म करते हैं फंक्शन। सिग्नल 1 हम लोगों ने देख लिया था, वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन लेकर आते हैं, MHC प्रोटीन के साथ उनका एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। वो एंटीजन जब आके टी सेल के रिसेप्टर के साथ बाउंड करता है तो वो हमारे पास फर्स्ट सिग्नल हो जाता है, ठीक है। अब सिग्नल 2 क्या होता है कि ये देखें, अब ये अगर एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये इसके पास इसका MHC प्रोटीन है और ये MHC प्रोटीन के ऊपर वो एंटीजन लगा हुआ है जो ये लेकर आया है, ठीक है। तो अब ये लेट्स सपोज कि हमारा टी सेल था। अब टी सेल के पास जो रिसेप्टर था, उस रिसेप्टर की मदद से टी सेल ने, इसको टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, TCR, इस टी सेल ने अपने रिसेप्टर की मदद से एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये क्या बन गया था, ये बना था सिग्नल 1। अब होता कुछ यूँ है कि इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एक और प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं B7 प्रोटीन, ठीक है। B7 प्रोटीन, ये B7 प्रोटीन क्या करती है, ये B7 प्रोटीन भी बाइंड करती है टी सेल की एक प्रोटीन के साथ जिसको कहते हैं CD28। तो ये जो B7 है और CD28 है, इनकी भी आपस में बाइंडिंग होती है, इसको कहते हैं जी सिग्नल 2। तो इसका मतलब है कि जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आता है तो उसके 2 सिग्नल्स मिलते हैं, एक तो ये वाला जो टी सेल रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करे एंटीजन को, दूसरा ये B7 और CD28 का, ठीक है। जब ये दोनों सिग्नल्स मिलेंगे तब टी सेल एक्टिवेट होगा और तब टी सेल जो है वो आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर एक उसने टर्म बताई हुई है ना, एनर्जी का इधर उसने क्या बता रहा है वो कि ऐसी सिचुएशन जिसमें सिग्नल 1 तो प्रेजेंट होता है, सिग्नल 1 मिलता है, लेकिन सिग्नल 2 नहीं आता। जब सिग्नल 2 नहीं आता हमारे पास तो जो टी सेल हैं वो एक्टिवेट नहीं करते, टी सेल क्या करते हैं, अनरिस्पॉन्सिवनेस में आ जाते हैं, ठीक है। टी सेल्स क्या शो करते हैं, टी सेल्स शो करते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस, और उस फिनोमिना को फिर हम लोग कहते हैं जी एनर्जी का फिनोमिना, क्योंकि सिर्फ सिग्नल 1 आया है और सिग्नल 2 नहीं मिला। आगे वो बताता है बुक में कि ये जो फिनोमिना हमने देखा सिग्नल 1 सिग्नल 2 वाला, ये असल में हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन के लिए भी रिक्वायर होता है। हेल्पर टी सेल यानी कि जो हमारे पास होते हैं CD4 पॉजिटिव सेल, ठीक है। और ये हमारे पास जो साइटोटॉक्सिक सेल है या जो टी सेल होते हैं हमारे, जिनको हम CD8 पॉजिटिव सेल्स कहते हैं, उनके लिए भी ये रिक्वायर होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि जो CD8 वाले सेल है ना, यानी जो साइटोटॉक्सिक सेल है, इनको एडिशनल हेल्प चाहिए होती है कि जो हेल्पर टी सेल हैं वो साइटोकाइंस बनाएं। तो जब हेल्पर टी सेल साइटोकाइंस बनाते हैं, ठीक है, एडिशनल हेल्प ही लेते हैं साइटोकाइंस ऑफ हेल्पर टी सेल से, तब ये अच्छे से एक्टिवेट होते हैं और फिर जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इन्हें हेल्पर टी सेल से साइटोकाइंस की सूरत में एक एडिशनल हेल्प चाहिए होती है। अच्छा, नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद हमारे पास टी सेल की कुछ टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमने देखने हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ से पहले आप थोड़ा सा डायग्राम से मैं आपको बताऊँ कि ये नेव टी सेल्स है, ठीक है। ये वहाँ पर जहाँ पे बने हैं लिम्फोइड टिश्यूज में वहीं पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो ये डेंड्राइटिक सेल आया, यानी वो वाला सेल आया जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये आया, इसने 2 सिग्नल दिए। एक सिग्नल आपको ये नज़र आ रहा है, ये ब्लू वाला जो है, इसके पास था MHC प्रोटीन। MHC1 होगी तो हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा, MHC2 होगी तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को। यहाँ पर टी सेल रिसेप्टर ने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और ये जो ग्रीन वाला है ये सिग्नल 2 है, जिसके CD28 और B7 है इधर से डेंड्राइटिक सेल की तरफ से। ये 2 सिग्नल्स इसको मिले हैं, तो ये देखें ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होकर इसने क्या किया, अपना एक पूरा क्लोन बनाना शुरू कर दिया, अपने जैसे सेल बनाने शुरू कर दिए। अब अगर तो ये हेल्पर टी सेल था तो इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, या तो T1 टाइप के होते हैं हेल्पर टी सेल, या टाइप 2 के होते हैं, या टाइप 17 के होते हैं। अच्छा, ये जो हेल्पर टी सेल बनते हैं ना, इनके नाम से जाहिर है इन्होंने क्या करनी होती है, इन्होंने हेल्प करनी होती है। ये ना इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, हमारा जितना भी इम्यून सिस्टम है उसको तेज़ करते हैं। उसमें मैक्रोफेजेस भी आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं, हमारे साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, हमारे इओसिनोफिल न्यूट्रोफिल को भी रिक्रूटमेंट कराते हैं। मतलब ओवरऑल पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। अब जो टाइप 1 सेल है, आपने सिर्फ ना ये साइटोकाइंस देख लेने हैं इनके कि कौन कौन से साइटोकाइंस बनाते हैं। अब अगर टाइप 1 सेल्स की बात करें तो ये इंटरफेरोन गैमा और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये वाले साइटोकाइंस बनाते हैं। इन्होंने मेनली मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कराना होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन के भी 2 से 3 मेथड होते हैं। तो जो क्लासिकल मेथड होता है मैक्रोफेज के एक्टिवेशन का, वो इंटरफेरोन गैमा से होता है। वो इंटरफेरोन गैमा कहाँ से आ रहा होता है, टाइप 1 हेल्पर सेल से, ठीक है। अच्छा, बस आपको इसके बारे में इतना भी बताओ तो वो इनफ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टाइप 2 सेल। टाइप 2 सेल क्या करते हैं, वो इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 और 9 बनाते हैं। इनमें से जो इंटरल्यूकिन 5 है ना, ये इओसिनोफिल को अट्रैक्ट करती है। अब इओसिनोफिल को अट्रैक्ट किया जाता है, जो 9 है वो मैस सेल को एक्टिवेट करती है, और जो 4 और 13 है ना, ये क्या करते हैं, एक तो ये म्यूकस प्रोडक्शन करवाते हैं, उसके अलावा ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उनसे कराते हैं, मतलब एक बैरियर होता है ना म्यूकस, तो बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके अलावा स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। अच्छा, ऐसा जो आप फंक्शन ना भी याद करो ना, बस आप ये साइटोकाइंस के नाम एक दफ़ा याद कर लो कि कौन सा टी सेल कौन सा साइटोकाइन बना रहा है। जो 17 वाले हैं वो 17 और 22 बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रोफिल अट्रैक्टिंग कीमोकाइंस भी बनाता है। जो 17 है ना
वो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करने के लिए कीमोकाइन्स भी बनाता है। जब न्यूट्रोफिल आ जाते हैं तो ये दोनों मिलकर बैरियर टिश्यू को डिफेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास टी हेल्पर सेल। हमने देखा कि इनका मेन काम क्या है। इनका मेन काम है साइटोकाइंस बनाना और साइटोकाइंस बनाकर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना। अब इम्यून सिस्टम में चाहे मैक्रोफेजेस हो, चाहे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हो या इओसिनोफिल हो, जो भी हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रेगुलेटरी टी सेल। हेल्पर टी सेल के बाद रेगुलेटरी टी सेल ने क्या करना होता है, इन्होंने रेगुलेट करना होता है इम्यून सिस्टम को। यानी ये क्या करते हैं कि इनहिबिट कर देते हैं इम्यून सिस्टम, जब अपना फंक्शन कर चुका होता है फिर टी सेल को इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो ऑटोइम्यून डिजीजेज वगैरह की तरफ ना चले जाएं, ठीक है। ये इनहिबिट कैसे करते हैं, टी हेल्पर सेल को भी इनहिबिट कर देते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी इनहिबिट कर देते हैं। बस इनका इतना ही पता होना चाहिए आपको कि इनहिबिट करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी ये कैसे होते हैं, जब क्लास 1 जो MHC क्लास 1 है वो जब एंटीजन लेकर आता है उसके साथ जब एंटीजन बाइंड करता है तब CD8 सेल जो है एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये CD8 सेल जो है ये एक और मैंने आपको बताया था कि इन्हें एडिशनल हेल्प चाहिए होती है, यहाँ पर फिगर में भी था और मैंने आपको वैसे भी बताया था कि इन्हें एक एडिशनल हेल्प चाहिए होती है। वो ये होती है कि ये जो TH हेल्पर सेल्स हैं ये भी साइटोकाइंस बनाते हैं, उन साइटोकाइंस की वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होते हैं। तो ये यहाँ पर वही बात कर रहा है कि इंटरल्यूकिन 2 जो है ये चाहिए होता है इन्हें। इंटरल्यूकिन 2 जब आता है तब ये एक्टिवेट होते हैं और वो इंटरल्यूकिन 2 कहाँ से आता है, CD4 सेल से, यानी हेल्पर टी सेल से। अच्छा, आगे वो यहाँ पर बता रहा है कि डेंड्राइटिक सेल जाकर डेंड्राइटिक सेल CD8 पॉजिटिव टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन जो CD4 पॉजिटिव टी सेल है वो दो तरह से मदद करते हैं, दो तरह से इस प्रोसेस को तेज़ करते हैं। एक तो CD4 टी सेल ये करते हैं कि डेंड्राइटिक सेल को कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल को सिग्नल देते हैं कि भाई और तेज़ काम करो और काम करो। ये कैसे ऐसा करते हैं, इनके पास ना होता है जी हमारे पास CD40। ये जो CD40 है ये CD40 के रिसेप्टर होते हैं डेंड्राइटिक सेल के ऊपर। ये CD40 उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, फिर डेंड्राइटिक सेल और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं CD8 को। दूसरा ये किस तरह से हेल्प करते हैं, इंटरल्यूकिन 2 बनाते हैं, जो हमने पहले भी देखा। इंटरल्यूकिन 2 बनाते रहते हैं ये जो हेल्पर टी सेल, और वो इंटरल्यूकिन 2 जो है वो CD8 की एक्टिवेशन को तेज़ कर देती है। CD8 एक्टिवेट हो गए यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो गए। अब काम उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जी परफोरिन सिक्रीट करनी होती है, ऐसी प्रोटीन जो पोर बनवाती हैं, और प्रोटीएजेस सिक्रीट करनी होती है। ये परफोरिन और प्रोटीएजेस क्या करती हैं, जो इन्फेक्टेड सेल है हमारे पास जिस पर अटैक किया है पैथोजन ने, ठीक है, उन इन्फेक्टेड सेल को इन्होंने क्या कर देना है, उनकी डिस्ट्रक्शन करा देनी है। तो बस इतना ही आपको इंट्रो पता होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन वगैरह आना होगा वो इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आपको आने लगा। अब हमारे पास आ जाता है जी एक मेमोरी टी सेल का टॉपिक रह गया, इसको हमने देखना है कि मेमोरी टी सेल क्या होते हैं। दूसरा हमारे पास ये आ जाता है कि ये जो सुपर एंटीजन वाला है, ठीक है। बस ये दो टॉपिक्स। अच्छा, पहले मैं आपको बताती हूँ मेमोरी टी सेल्स का, फिर हम वो सुपर एंटीजन वाला देखेंगे। मेमोरी टी सेल्स बहुत आसान है। अच्छा, आप लोग देखें, सबसे पहले क्या होता है कि एंटीजन का जब एक्सपोजर होता है, एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं उन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, एंटीजन को वो ले गए नेव टी सेल के पास, नेव टी सेल को एक्टिवेट किया, नेव टी सेल एक्टिवेट हो गए। तो आगे हमने देखा कि जैसे 2 सिग्नल उनको चाहिए होते हैं, सिग्नल 1 सिग्नल 2, जब वो एक्टिवेट हो गए, अगर वो हेल्पर टी सेल्स थे तो उन्होंने साइटोकाइंस बनाने शुरू कर दिए, अगर वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थे तो उन्होंने प्रोटीएजेस और परफोरिन्स बनाई ताकि वो इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रक्ट कर सके। सारा हमने देखा। होता कुछ यूँ है कि जो CD8 सेल्स बनते हैं ना प्राइमरी रिस्पॉन्स में, CD8 सेल्स, इनमें से कुछ तो किल वगैरह करते हैं, जो इनका फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। बाकी जो बच जाते हैं एंड पर, वो फिर सर्कुलेशन में बच जाते हैं जो बाकी, ठीक है, उनको हम कहते हैं मेमोरी टी सेल। अब ये वो वाले टी सेल हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जिस एंटीजन के आने की वजह से ये बने थे। अब कभी फ्यूचर में जब उस एंटीजन का दोबारा आना होगा, यानी दोबारा हमारा एक्सपोजर उस एंटीजन से होगा, तो तब जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। इसकी ना 3 रीज़न बताई हैं उन्होंने कहा पहली रीज़न तो ये होती है कि क्योंकि जब हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा था ना, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग काम हो रहा था, जब पहले मतलब रिस्पॉन्स आया तो काम स्टार्ट हो रहा था नेव टी सेल से, जो भी नए नए बने थे, लिम्फोइड टिश्यू में पड़े हुए थे, यहाँ से काम शुरू हो रहा था। और अब जो काम शुरू हो रहा है ना, वो हो रहा है मेमोरी टी सेल से, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब कहाँ से काम शुरू होगा, मेमोरी टी सेल से, ठीक है। अच्छा, और जो मेमोरी टी सेल है इनका पूल ज़्यादा है, इनके नंबर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ये जिन इनके थे, ठीक है। ये फर्स्ट रीज़न होगी कि इनका जो पूल है मेमोरी टी सेल का वो ज़्यादा है। दूसरी रीज़न ये होती है कि मेमोरी टी सेल का जो थ्रेशोल्ड है ना वो कम होता है, मतलब कि क्योंकि ये एंटीजन को पहले जानते हैं, इनका थ्रेशोल्ड कम होता है। ज़रा सा एंटीजन आया ये एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन जो नेव टी सेल थे इनका थ्रेशोल्ड ज़्यादा था, प्राइमरी रिस्पॉन्स के वक्त जो नेव टी सेल थे इनका थ्रेशोल्ड ज़्यादा। तो एक पूल हो गया, दूसरा थ्रेशोल्ड हो गया।
तीसरा उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो मेमोरी टी सेल है ना, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये ज़्यादा साइटोकाइंस बनाते हैं। जो नेव टी सेल थे वो इतने साइटोकाइंस नहीं बनाते थे, जब ये ज़्यादा साइटोकाइंस बनाते हैं तो वो ज़्यादा साइटोकाइन फर्दर आके ज़्यादा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और तो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में देख लेना है कि मेमोरी टी सेल होते क्या है, मेमोरी टी सेल कैसे बनते हैं, मेमोरी टी सेल का फिर फर्दर क्या फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों ने माइक्रो पढ़ी है तो आप लोगों ने सुपर एंटीजन का नाम वहाँ पर देखा होगा। जब हम स्टेफिलोकोकस एरियस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी सुपर एंटीजन होता है इसके पास, और वो सुपर एंटीजन फूड पॉइजनिंग करा देता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है एस्पायोजेनिस, उसके पास भी सुपर एंटीजन होता है। तो सुपर एंटीजन क्या भला होती है ये हम देखने लगे। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास क्या फिनोमिना है, मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं उनके पास MHC प्रोटीन होती है, उस MHC प्रोटीन के साथ एंटीजन बाइंड करता है, स्पेसिफिकली पेप्टाइड बाइंड करता है। ठीक है, यहाँ पर टी सेल होता है, टी सेल के पास टी सेल रिसेप्टर होते हैं, टी सेल रिसेप्टर उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है अगर तो वो बाइंड हो इस MHC प्रोटीन के साथ। उसके अलावा एक सेकंड सिग्नल भी होता है जो कि CD28 और B7 का आता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। सुपर एंटीजन क्या करता है जी, ये डेंड्राइटिक सेल पड़े हुए हैं, ये टी सेल पड़े हुए हैं, ये इनका MHC और जो भी था आपस में बाइंड होना वो हुआ पड़ा है बाइंड। सुपर एंटीजन ना, चले मैं यहाँ पे बताती हूँ, लेट्स सपोज ऐसे था, यहाँ पर एंटीजन होता था ना कि एंटीजन बाइंड किया तो इसको रिकॉग्नाइज करा है, ये टी सेल रिसेप्टर है और ये था MHC प्रोटीन। सुपर एंटीजन जो है ना वो एंटीजन बाइंडिंग साइट पर नहीं बाइंड करता, आसान लफ्ज़ में बता रही हूँ, वो ऐसे बाइंड कर जाता है वेरिएबली, बाइंड दोनों के साथ करे, इसके साथ भी बाइंड करता है, इसके साथ भी बाइंड करता है, लेकिन वो किसी और साइट पे बाइंड कर जाता है और इस वजह से वो जो है बड़ी जल्दी एक्टिवेशन करा देता है टी सेल की। और एक तो जल्दी एक्टिवेशन कराता है और बहुत समझ लें कि अनरिस्ट्रेंड टाइप की एक्टिवेशन कराता है कि बहुत देर तक वो स्टिमुलेट रहते हैं, जो CD4 सेल हो या CD8 सेल हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये एक्टिवेशन करा रहा है तो इसमें जो सीवियर किस्म का रिएक्शन आता है ना सुपर एंटीजन की वजह से, ये सीवियर रिएक्शन इस वजह से नहीं आता कि ये जो है जिस टी सेल को इसने एक्टिवेट करना है उस टी सेल ने ज़्यादा साइटोकाइंस बना देने हैं, बल्कि इस वजह से सीवियर रिएक्शन आता है क्योंकि ये ज़्यादा टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि इसने यहाँ से एक्टिवेट किया फिर फ़ौरन से अगले के पास चला गया, अगले के पास चला गया, तो बड़ी रैपिड एक्टिवेशन ये करता रहता है जिसकी वजह से सीवियर किस्म का रिएक्शन आता है सुपर एंटीजन की वजह से। ये फिगर्स तो बड़ी बनी हुई है, ये आप लोग देखें आपको समझ आ जाएगा। ये डेंड्राइटिक सेल था, डेंड्राइटिक सेल का ये MHC प्रोटीन थी और ये ब्लैक जो था ये एंटीजन था, ये टी सेल रिसेप्टर था। इस तरह से पहले एक्टिवेशन होती थी। जब सुपर एंटीजन आया, ये रेड कलर का सुपर एंटीजन था, इसने इस साइड पे बाइंड नहीं किया बल्कि ये देखें बाहर किसी साइड पर बाइंड कर रहा है रिसेप्टर की और इसकी भी MHC प्रोटीन की भी, तो इस साइड पर बाइंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा ये स्टिमुलेशन, बहुत ज़्यादा टी सेल्स की स्टिमुलेशन करा देगा। साइटोकाइंस यहाँ पे भी उतने ही बन रहे हैं जितने यहाँ पे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बस टी सेल का इतना ही आपको आना चाहिए। टी सेल हमारे ख़त्म हो गए, अब हम नेक्स्ट वीडियो से B सेल्स स्टार्ट करते हैं।